नमस्कार। आज हम देखेंगे अधिगम यानी सीखना। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम और शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है। व्यक्ति हर समय हर पल सीखते रहता है और यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। व्यक्ति मृत्यु के समय भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वह अधिगम करता रहता है। तो अधिगम का अर्थ देखेंगे, उसके पहले कुछ परिभाषा है यहाँ पर, उसे देख लेते हैं। स्किनर का कहना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रो का कहना है कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गेट्स का कहना है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। पावलोव का कहना है कि अधिगम अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। उसके बाद हम अधिगम का अर्थ देख लेंगे। वही अधिगम का अर्थ हुआ यहाँ सीखना। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार यह सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान भी निश्चित नहीं होता। व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में सीखता रहता है। वास्तव में सीखना मानव जीवन की पूंजी है। सीखने का दो प्रकार है, एक अनुभव द्वारा व्यक्ति सीखता है तो एक प्रशिक्षण द्वारा सीखता है। अनुभव के द्वारा यहाँ पर देख लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसे जलते हुए दीपक को वह लौ पकड़ लेता है और लौ पकड़ने से उसका हाथ जल जाता है और उसे वहाँ पर दर्द होती है। तो उसे अनुभव प्राप्त हो जाता है कि इसे पकड़ने से हाथ जलता है, तो वह भविष्य में कभी भी लौ पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। प्रशिक्षण जैसे उदाहरण देख लीजिए कि व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं जानता है और वह धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है और वह धीरे धीरे वह उस काम में निपुण भी हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रशिक्षण। अधिगम की विशेषताएं देखेंगे। व्यवहार में परिवर्तन। बालक जो कुछ भी सीखता है उससे उसके व्यवहार, विचार, भावनाओं में चेंजेस आ जाता है। दूसरा विशेषता है सीखना विकास है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, व्यक्ति हो या विद्यार्थी, उससे उसका शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। सीखना अनुभव का संगठन है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसके अनुभव के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति या बालक किसी भी लक्ष्य को रख कर ही सीखने की क्रिया करता है। सीखना सार्वभौमिक होता है। सभी प्राणी, चाहे वह किसी भी लिंग का हो या वर्ग का हो या किसी भी जाति, आयु, वर्ग का हो, वह सीखने की क्षमता हमेशा रखता है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा सीखते रहता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने के लिए व्यक्ति सदैव तत्पर रहता है, जो सक्रिय प्रक्रिया इसकी कहलाती है। सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया है। समस्या समाधान में सहायता प्रदान करती है। सीखना खोज है। सीखने के द्वारा ही व्यक्ति नए ज्ञान की खोज करता है।
किसी व्यक्ति की खोज करने की क्षमता जितनी अधिक होती है वो उतनी ही जल्दी सीखता है। सीखना व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि मात्र है, यानी कि वो सीखने के बाद उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अब सीखने के प्रभावित यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व क्या हैं? तो यहाँ पर 5 कारक देखेंगे। एक है विद्यार्थी से संबंधित कारक, और दूसरा हमारा आ जाएगा शिक्षक से संबंधित कारक, तीसरा पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, चौथा वातावरण से संबंधित कारक, और पांचवा जो है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थी संबंधित कारक। अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है विद्यार्थी संबंधित कारक? तो इसका पहला आ जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य। किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति या विद्यार्थी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी उस काम को अच्छे तरीके से सीख सकता है। मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वह किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है। तीसरा, सीखने की इच्छा। अगर व्यक्ति या बालक में सीखने की इच्छा रहेगी तो वह किसी भी काम को आसानी से सीख सकता है। सीखने का समय, यदि बालक या किसी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक किसी काम को सिखाया जाए तो वह थकान महसूस करने लगता है, इसलिए किसी भी कार्य को समय अंतराल के अनुसार सिखाया जाता है। अगला, अभिप्रेरणा का स्तर। किसी भी व्यक्ति या बालक को कार्य करने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए, इससे उसे उस कार्य को सीखने में प्रोत्साहन मिलता है। सीखने की तत्परता, जब बालक या व्यक्ति, यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित कारक है तो हम बालक ले लेंगे। जब बालक स्वयं सीखने के लिए तैयार रहता है तो उस स्थिति में बालक किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेता है और समय भी कम लगता है। बुद्धि स्तर, सभी बालक भिन्न भिन्न बुद्धि स्तर वाले होते हैं। कुछ सामान्य होते हैं, साधारण, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के। अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह जिस विद्यार्थी को वह कार्य सिखा रहा है पहले उसका बुद्धि स्तर ज्ञान कर ले, उसके उपरांत ही कोई कार्य उसे सिखाए, क्योंकि हर एक की बुद्धि स्तर हर एक बालक की अलग अलग होती है। ऐसे स्थिति में वह बालक जल्दी सीख लेता है। अगर जैसे मंद बुद्धि का बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो उसकी बुद्धि स्तर के अनुसार ही अध्यापक द्वारा सिखाया जाना चाहिए। रुचि, विद्यार्थी का किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रुचि भी होनी चाहिए। अगर उस काम में उसे रुचि रहेगी तो उस काम को वह जल्दी सीख लेता है। शिक्षक से संबंधित कारक देख लेंगे। विद्यार्थी से संबंधित कारक हमारा समाप्त हुआ। विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, व्यक्तित्व, बालक केंद्रित शिक्षा, समय सारणी, पाठ सहगामी क्रियाएं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, पढ़ने की इच्छा। विषय का ज्ञान, किसी भी शिक्षक के लिए उसका अपना विषय का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर वह उसी विषय की पूर्ण जानकारी होगी तभी वह उस विषय के बारे में बालक को समझा सकता है। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार एक मित्रवत प्रवृत्ति की होनी चाहिए ताकि बालक किसी भी प्रकार के क्वेश्चन करने से उनसे डरे ना। मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान एक आवश्यक स्थान रखता है। अगर वह मनोविज्ञान का ज्ञान उसे
प्राप्त होगी, यानी कि उसे जानकारी होगी उस ज्ञान के बारे में, तभी वह बालक को आसानी से समझ सकता है। शिक्षण विधि। शिक्षक द्वारा उन्हीं शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जिस विधि से छात्र आसानी से समझ सके। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। शिक्षक को व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और जो कमजोर बालक है उस पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर पड़ता है, इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा सहनशील और आदर्श होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने ही बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। बालकों को शिक्षा इस प्रकार से देना चाहिए कि शिक्षा उनका ध्यान पूर्ण शिक्षा पर बनी रहे। समय सारणी। शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए ऐसी समय सारणी का निर्धारण करना चाहिए जो उनके लिए सामंजस्य पूर्ण हो और किसी प्रकार की कष्ट न हो, और वो अपना अध्ययन आनंद पूर्वक करें। पाठ सहगामी क्रिया। शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए शिक्षण के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाएं भी करवाई जाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और कौशलों का विकास हो, जैसे व्यायाम, खेलकूद आदि। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। एक शिक्षक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह शिक्षक तभी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं जब उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी हो। व्यवसाय के प्रति निष्ठा। शिक्षक को अपना कार्य अपना कर्तव्य मानकर समझते हुए निष्ठापूर्ण करना चाहिए। शिक्षक को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने आप को समाज का मार्गदर्शक मानते हुए निष्ठापूर्ण अपने कार्यों को करना चाहिए। पढ़ाने की इच्छा। शिक्षक में पढ़ाने की पूर्ण इच्छा होनी चाहिए, जिससे वह न पढ़ने वाले छात्र को भी अपनी ओर आकर्षित और अभिप्रेरित कर सके। यहाँ पर हम देख लिए विद्यार्थी संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक। अब देखेंगे पाठ्य वस्तु संबंधित कारक, और उसके बाद देखेंगे वातावरण से संबंधित कारक। विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे बालक उस विषय को आसानी से समझ सके। विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार जो है बोझिल नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा हो, बल्कि उसका आकार संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषा शैली। पाठ्य वस्तु की जो भाषा शैली होती है वह सरल और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगर भाषा शैली कठिन होगी तो विषय को समझने में बालक को कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। विषय वस्तु की क्रमबद्धता सरलता से कठिनता की ओर होना चाहिए। अगर विषय वस्तु शुरू में कठिन होगा तो बालक को समझने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए विषय वस्तु की क्रमबद्धता जो क्रम होता है वह सरलता से कठिनता की ओर होना चाहिए। उदाहरण का होना। विषय वस्तु में यदि उदाहरण ऐसे हो जो बालक के जीवन से संबंधित हो तो बालक उससे आसानी से समझ उस विषय को समझ लेता है। सर्वदृश्य सामग्री, यानी कि जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। विषय वस्तु में सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विषय का अध्ययन में सर्वदृश्य साधनों के प्रयोग से बालक उस विषय को आसानी से समझ लेता है। रुचि। किसी भी विषय के लिए बालक को रुचि उसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
क्योंकि यह बच्चों को कठिन से कठिन चीज़ों के अध्ययन को भी सरल बना देती है। विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। पाठ से आगामी क्रिया। पाठ वस्तु में अन्य पाठ से आगामी क्रिया को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बालक आनंद पूर्वक हो और साथ साथ अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी करे। अगला पॉइंट देखते हैं, वातावरण से संबंधित कारक। विद्यालय की स्थिति। विद्यालय का शांतिपूर्ण जगह स्थापित होना चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए ताकि अधिगम का कार्य आसानी से किया जा सके। कच्चा कच्च का वातावरण। कच्चा कच्च का वातावरण अनुशासन से युक्त होना चाहिए। अनुशासन आवश्यकता से ना तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम। भौतिक वातावरण। पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण होनी चाहिए, जैसे स्वच्छ वायु, प्रकाश, साफ सफाई आदि। मनोवैज्ञानिक वातावरण। विद्यालय में सहपाठियों और अध्यापकों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। बालक के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों में शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण रहता है, बालक आसानी से सीखते हैं, जबकि कलहपूर्ण वातावरण उनके लिए बाधक होता है, क्योंकि वो अपने परिवार की चिंता में ही लगे रहते हैं। उचित सामग्री और सुविधाएं। जब बालक को उपयुक्त अध्ययन सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती है तो वह किसी भी विषय को आसानी से समझ लेते हैं। अब देखेंगे अधिगम से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित कारक। इसके 5 पॉइंट है। सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि, संपूर्ण बनाम खंड विधि, उपविषय बनाम सकेंद्रीय विधि, संकलित बनाम वितरित विधि, आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि। सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि में विद्यार्थी किसी विषय के कार्य को या नियमों को जोर जोर से या धीरे धीरे से बोल कर याद करने का प्रयास करता है। यहाँ पर बोल कर याद करने का प्रयास करते हैं, जबकि निष्क्रिय विधि में देखेंगे विद्यार्थी विषय से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मन ही मन पढ़कर कंठस्थ करता है। सक्रिय में बोल कर करता है और निष्क्रिय में मन ही मन पढ़ता है। इसमें सक्रिय विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ज़्यादा समय तक मस्तिष्क में बना रहता है। अगला है संपूर्ण बनाम खंड विधि। इस विधि के आधार पर विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ती है। संपूर्ण विधि में विद्यार्थी सीखने के पूरे नियम, बातों व शर्तों को एक साथ याद कर लेता है, जबकि खंड विधि में पूरे सीखने के नियमों और बातों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके एक एक खंड करके सिखाया जाता है। जैसे किसी कविता को सीखने में संपूर्ण विधि लाभदायक होती है, जबकि किसी लेख तथा साहित्य को याद करने के लिए खंड विधि उपयोगी सिद्ध होती है। उपविषय बनाम सकेंद्रीय विधि। उपविषय विधि में विद्यार्थी के आयु व मानसिक स्तर का ध्यान रखकर किसी कार्य को केवल एक बार में सिखाया जाता है, जबकि सकेंद्रीय विधि में किसी कार्य को केवल एक भाग में सिखाया नहीं जा सकता। यहाँ पर यह हुआ कि उपविषय बनाम, तो उपविषय विधि में विद्यार्थी के आयु और मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है और उसी स्थिति पर उस कार्य को सिखाया जाता है। संकलित बनाम वितरित विधि। जब किसी कार्य को एक ही समय में बिना किसी विराम के पूर्ण कर देते हैं, यानी कि बिना ब्रेक लिए हुए, तो उसे संकलित विधि कहते हैं। वितरित विधि में कार्य या विषय वस्तु में अंतराल रखकर पूर्ण, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके उसे पूर्ण की जाती है। संकलित विधि में बालक को सीखने की प्रति रुचि बनी रहती है, जबकि वितरित विधि में सीखने में थकावट नहीं होती। वह सीखा गया ज्ञान लंबी अवधि तक मस्तिष्क में अस्थायी रूप से रख सकता है।
आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि में किसी एक विषय को केंद्र मानकर उसे विद्यार्थी को सिखाया जाता है। इस विधि या क्रिया को सिखाते समय वह अन्य नियम या बातों भी अकस्मात या अचानक ही सिखा दिए जाते हैं, जबकि अध्यापक ने इसे सिखाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाए होते हैं। फिर भी वह विद्यार्थी को विषय ज्ञान भली भांति देते हैं। इस विधि में ज्ञान को एक ही इकाई माना जाता है। यानी कि प्रासंगिक विधि में अध्यापक जो होते हैं पहले से योजना नहीं बनाते हैं और उस विषय को प्रायः सिखा देते हैं बच्चों को, जबकि आयोजित विधि में अध्यापक द्वारा सिखाने का प्रत्येक चरण पहले से ही नियमित कर लिया जाता है। यानी कि वो पहले से योजना बना लेते हैं, वह निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। ये थे हमारा अधिगम का विशेषता, अर्थ और उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन चीज़ों को हमने देखा। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।